हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुंच चुके हैं और जनता को संबोधन वो कुछ ही देर में करेंगे। और ये रैली विकास रैली का जिसे नाम दिया जा रहा है, उस रैली को हम आपको बता दें कि विकास रैली आज ना जाने कितने करोड़ का विकास, कितना पैसा आज जो शहीदों को सौगात के रूप में देने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सामने से, बिल्कुल आप ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीदों शहर की पुरानी अनाज मंडी से, जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि साइड में हरियाणा की एक बेहद खूबसूरती की हरियाणी डांस और हरियाणवी गाने जो एक पहचान है हरियाणा की, उसके द्वारा स्वागत किया जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री। और हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त पब्लिक की कोई कमी नहीं, जितनी गर्मी अपनी परंपरा पर पूरी चरम पर है, तो वहीं आप देख सकते हैं जो पब्लिक देख सकते हैं, भीड़ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। भीड़ देख सकते हैं आप, जहाँ पर महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंची है और उससे दुगनी मात्रा में जो है पुरुष यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की जो आप देख सकते हैं प्रेम, लोगों के अंदर कितना प्रेम है, जो उनके प्रेम के लिए वो आज यहाँ पर इतनी जो लोग हैं पहुंचे हैं। और हम आपको बता दें कि मंच पर बीजेपी के गणमान्य व्यक्तिगण मौजूद है और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अमरपाल राणा जी मौजूद है, विजयपाल जी है, महिला मोर्चा महिला अध्यक्ष बीजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष जी कविता शर्मा जी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गौ सेवा चेयरमैन आयोग के चेयरमैन है श्रवण गर्ग जी उपस्थित है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीदों के अनाज मंडी से, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी पहुंचे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीदों के अनाज मंडी से। आपसे रोज जो इस वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे तो पता लगेगा भारत माता की। हमारी आवाज तो भाई बहुत लोवतें रह गई, आगे नहीं गई, दिल्ली तक चलानी है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज जींद जिले के सफीदों कस्बे में इस विशाल रैली में मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में मेरे साथी बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, इस इलाके के हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक जी, जींद के विधानसभा के हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार मोर जी, जिन्हें प्यारे नाम से राजू मोर भी कहते हैं, हमारे लिए राजू मोर हैं, बहुत मेहनती जिला अध्यक्ष, हमारे यहाँ के नेता जिन्होंने इस जनता की सेवा में अपना जीवन का अधिकांश हिस्सा लगाया है, ऐसे श्री बच्चन सिंह जी आर्य, यहाँ के पूर्व विधायक श्री कलीराम पटवारी जी, पूर्व विधायक श्री जसवीर देशवाल जी, चेयरमैन श्री मुकेश गौड़ जी, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी, वरिष्ठ नेता हमारे सभी श्री करमवीर सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अमरपाल राणा जी, पार्टी के पदाधिकारी जवाहर सैनी जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भाई श्रवण गर्ग जी, पूर्व चेयरमैन श्री सज्जन गर्ग जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बहल जी, एडवोकेट विजयपाल जी, वरिष्ठ नेता श्री सुधीर गौतम जी। नाम बहुत लिखे हैं भाइयों बहनों, जितने बोल दिए वो भी जी, नहीं बोले वो भी सब जी, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे सामने बैठे हो। इधर मेरे बाईं ओर भी मंच पर बहुत हमारे वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागण बैठे हैं। उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि पिछला 2 वर्ष का कार्यकाल ये कोई बहुत अच्छा कार्यकाल नहीं गया। उसमें एक तो जो कोरोना नाम की बीमारी है वो केवल यहाँ ही नहीं थी, बल्कि पूरे देश और दुनिया में ये ऐसी बीमारी फैली थी कि हर कोई असमंजस में था, पता नहीं आगे क्या होगा।
ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, यहां तक भी लोगों को भय लगने लग गया था। लेकिन जैसे जैसे उसके इलाज की बात आई, दुनिया के सब देश उसमें लगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने पूरे अपने वैज्ञानिक जितने भी देश के थे उनको सबको लगा करके और यहाँ जो वैक्सीन तैयार की, दुनिया के लोगों को भी हमने सहायता की। और उस वैक्सीन से पहली जो इस कोरोना की वेव आई थी, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई, लगातार कोरोना के जो टीके हैं इस देश में सब लोगों को लगने शुरू हुए। हरियाणा में पहली डोज लगभग सब लोगों को लग गई है, कोई बचा नहीं होगा जिसको पहली डोज नहीं लगी है। दूसरी डोज भी कुछ महीने बाद लगवानी होती है, वो भी लगभग 80% लोगों को लग गई है। और इसके बाद आगे जो नौजवानों को, 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों को, 12 से 15 साल वाले बच्चों को, इनको भी जो इस समय दौर वो चल रहा है वैक्सीनेशन का। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु अब इस अगली किसी परीक्षा की घड़ी में हमको मत डालना। बहुत हो गया ये कोरोना का खेल। अब बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद हमें समाज में खुल करके आना जाना, बैठना, काम करना, बात करना सब शुरू हुआ है। वरना तो आदमी से आदमी घबराने लग गया था कि कहीं इसका हाथ मुझे ना लग जाए। हाथ धो के चलो, मुंह बांध के चलो, बात मत करो, अकेले रहो, घर से काम करो, पता नहीं क्या क्या बातें, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। ऐसा भयंकर समय देखा नहीं था कभी जीवन में, भगवान आगे ना दिखाए। और एक दूसरा विषय साथ में, और वो भी बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा का है कि कुछ चंद लोग, मैं चंद लोग जानबूझ के कह रहा हूं, बड़ी संख्या में नहीं थे, लेकिन एक आह्वान कर दिया आंदोलन का। और साथ में जो सबसे गलत काम था कि वो अपनी हैकड़ी जैसे होती है कि भाई यहां आओगे, यहां नहीं आओगे, ये आएगा, ये नहीं आएगा। सरकार के नाते हमारे पास ऐसा नहीं था कि नहीं आ सकते थे, लेकिन हम चाहते थे, वो भी आखिर कौन है, वो हमारे अपने आदमी हैं, अपने आदमी हैं। किन्हीं कारणों से कोई गलतफहमी हो गई उनको, जब तक गलतफहमी दूर नहीं होती तब तक इन चीजों को अपने को सहन करना पड़ेगा। और 2 साल तक मेरा आपके यहाँ बीच में आना नहीं हुआ। और हमने भी कहा था कि हम कोई जबरदस्ती नहीं आएंगे, जिस दिन आप बुलावा दोगे उस दिन हम जरूर आएंगे। और मैं आज आपको बधाई देता हूं, आपने, आपके नेताओं ने सफीदों में आने के लिए कहा तो मैंने तुरंत तारीख दे दी कि हाँ मैं जरूर 3 अप्रैल को आऊंगा और आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो भाइयों बहनों, आज का ये दिन सफीदों के लिए, वैसे तो हमारे कई नेताओं ने सब बातें रख दी हैं और उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। जो मांगे रखी हैं उसमें से भी जितनी संभव मांगे हैं वो सब आज मैं उनको पूरा मान करके जाऊंगा कि ये पूरी होंगी। अगर कोई कठिनाई उसमें रह गई होगी तो निश्चित रूप से दोबारा से डिपार्टमेंट से बात करके जो कठिनाइयां उसको दूर करके बहुत जल्दी उनको भी पूरा किया जाएगा। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं सारे देश की हालात, सारे देश की जो हमारी स्थिति है उस स्थिति के बारे में मैं कह सकता हूं। इस जींद की धरा से मैं बताना चाहता हूं, जींद बड़ा एक महत्वपूर्ण जिला है, ये हरियाणा का दिल है, केंद्र है और एक धार्मिक तीर्थ स्थानों की ये नगरी है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर भी हमारे जींद का काफी हिस्सा आता है। महाभारत काल के बहुत से किस्से, विषय वो यहाँ के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये जो जींद का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आकर के और हमेशा हमको उत्साह मिला है। इस जींद के क्षेत्र में हमको बड़ा उत्साह बंधाया, जब भी बंधाया। हमारा एक बाई इलेक्शन यहाँ जींद में आया था, हमको लगता था पता नहीं जींद के लोग क्या व्यवहार करेंगे। लेफ्टिनेंट डॉक्टर किशन कुमार बिड्डा जी को हमने खड़ा किया, आपने एक बहुत बड़ा हमको उत्साह दिया था। तो इस नाते से इस जींद के जिले में हम लोग हमेशा जब भी आए हैं हमने बताया है कि हमारा मकसद
सारे प्रदेश को एक साथ लेके चलने का है। हम कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। जिन जिले के लोग भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाए बहुत अच्छा, मानो किसी कारण से नहीं बनाया, कभी हमने उसके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। 7 साल पहले हम एक संकल्प लेकर के चले थे कि मेरे लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक। भले ही यहाँ पर पिछले इस वर्ष में जब आपने चुनाव में हमारे कांग्रेस के विधायक को चुना है, जनता का मैंडेट है, हम सम्मान करते हैं जिसको चुना है, लेकिन विधानसभा में जाते ही मैंने घोषणा की थी, विधायक किसी पार्टी का हो, हम सब क्षेत्रों के लिए उनको 5-5 करोड़ रुपया देते हैं, अपने इलाके में जाके विकास कराओ। और आपके इलाके के विधायक को भी मैंने 5 करोड़ दिए। उस 5 करोड़ के विकास के काम उनसे मांगे, अब करा पाए कि नहीं करा पाए, हमने पैसा उनको अलॉट कर दिया है। ये आप जाने या यहाँ के हमारे नेता जाने, अधिकारी जाने, लेकिन हम भेदभाव नहीं करते। और इसी प्रकार से हम लोग आज भी लगभग 226 करोड़ रुपए की ऐसी नई योजनाएं आज पास करा के लाया हूं, जो आपके इलाके में काम जिसका पूरा हो। पहले के सभाओं में कभी भी 80-85 करोड़ से ज्यादा घोषणा मैंने नहीं की, लेकिन आज 226 करोड़ की करने जा रहा हूं। एक बात की चिंता हमको हमेशा रहती है कि जो पैसा हम मंजूर करके जाएं, पूरे का पूरा पैसा लगना चाहिए। अब लगाते भी हैं, लेकिन हमारे जो मित्र विपक्षी साथी वो बार बार एक विषय खड़ा करते हैं, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। हम कहते हैं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो पहले के समय से अब तक अगर होता आ रहा है। भ्रष्टाचार की गंगा बहती थी कांग्रेस के टाइम पर, आज अगर भ्रष्टाचार है तो उनको कम से कम नाम दे दो, आखिर हम उस भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस को लोग शोर मचा देते हैं, नाम पूछे तो नाम नहीं बताते, नाम नहीं बताते। विधानसभा में खड़े होकर मैंने पूछा, अगर आप नाम बताओगे तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस भ्रष्टाचारी को हम पहले खत्म करेंगे। हमने संकल्प लिया था भ्रष्टाचार खत्म करने का। बहुत सिस्टम हमने बनाए, ऑनलाइन सिस्टम खड़े किए, पोर्टल बनाए हैं कि आदमी घर से ही अप्लाई करे, उसको सारी सेवा घर मिल जाए, उसके बैंक के खाते में पैसा आ जाए, बीच में कोई बिचौलिया पैसा ना खा जाए। कितने सिस्टम हमने बनाए। भ्रष्टाचार खत्म करने का तो हमने तरीका बना लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चालाक चतुर लोग हैं जो उनमें से आज भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिस्टम ठीक है, उसमें से वो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है। भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे। पहले हमने पिछले साल में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और सॉफ्टवेयर बनाए, ऑनलाइन सिस्टम बनाए, पोर्टल बनाए, भ्रष्टाचार खत्म करने के सिस्टम बनाए। अब हम आपसे जो भ्रष्टाचारी होंगे उन भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी अगर मिलता है, आपको सूचना मिलती है, हमारा तक भेज दो, चाहे आधी रात को पकड़ना पड़ेगा, हम पकड़ेंगे। हमने इस पिछले साल में नकल करने वाले भ्रष्टाचारी, बैंक के खातों से पैसे इधर से उधर करने वाले भ्रष्टाचारी, पंचायती सिस्टम में, अर्बन लोकल बॉडीज में बहुत सी चीजें ऐसी पकड़ी, लगभग 1000 भ्रष्टाचारियों को पकड़ के आज भी जेल में डाला। 1000 सभी ग्रुप में शेयर कर दो, लाइव चला कम नहीं है। नकल में 650 लोग हमने पकड़ के अंदर डाले हैं। ये नकल भी भ्रष्टाचार है। ये भी ज्ञान के अंदर एक मिलावट है। ज्ञान में मिलावट होगी तो अच्छे आदमी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मिलावटी लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाइयों, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। हमने तो घोषणा की है, फिर करता हूं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल नहीं सहन करेंगे। आपका साथ चाहिए, आप साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम लोग अब जिस भी हरियाणा का जो भी काम हम करते हैं, पूरे प्रदेश का समय विकास, बड़े बड़े प्रकल्प हमने खड़े किए। हमने बड़े प्रकल्पों का अगर 5-7 का मैं नाम लेता हूं, जो कहते हैं कि इन्होंने बड़े काम कोई नहीं किए। ये कुंडली मानेसर पलवल की जो सड़क है, ये सड़क लगभग 1400 करोड़ रुपया लग करके, और ये आधी अधूरी पड़ी थी, झगड़े डाल रखे थे, कोर्ट में पहुंचे हुए थे। हमने पूरा पैसा लगा के दिल्ली के चारों तरफ लगभग 85 किलोमीटर का ये रोड ये हमने आके बनवाया है।
और न केवल रोड बल्कि उसके साथ साथ अब ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, एक रेलवे लाइन उसके साथ साथ बनेगी ताकि दक्षिण हरियाणा के हमारे सब लोग उत्तर हरियाणा में चंडीगढ़ तक बिना किसी ट्रैफिक के जैसे मर्जी चल पड़े जा सके। एक नया रास्ता हम सोनीपत से लेकर के और जालंधर होते हुए अमृतसर तक, कटरा तक एक एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो इस इलाके से होकर निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो इस इलाके से जाने के बाद मात्र 5 घंटे में कोई भी व्यक्ति दिल्ली से अमृतसर पहुंच जाएगा, जिसके आज 13 घंटे लगते हैं। 13 घंटे का सफर 5 घंटे में, 2 घंटे में आगे कटरा, 7 घंटे में कटरा पहुंचेगा। इस प्रकार से हमने एक सड़क जो हरियाणा की जो बीचों बीच इस्माइलाबाद से लेकर के और नांगल चौधरी होते हुए राजस्थान की सड़क में जाके मिलती है, इसकी जमीन भी एक्वायर हो गई है, इसका निर्माण शुरू हो गया, बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। ये भी ट्रांस हरियाणा के बीचों बीच एक सड़क निकल करके वहां जाएगी। एक और सड़क जो आपके बहुत नजदीक से निकलेगी वो पानीपत से लेकर डबवाड़ी तक पूरे हरियाणा को क्रॉस करेगी। उत्तर से दक्षिण तो सड़कें बहुत है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ये सड़क, ये एक्सप्रेसवे, ये आपके इलाके को बहुत बड़ा लाभ एक देने वाली है। इस प्रकार के बहुत यानी हमने जो सोनीपत जींद की रेलवे लाइन ये हमने बना दी है, लोग इस पर चल पड़े हैं। इसी प्रकार से सुनारिया में एक बड़ा IIM के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT का संस्थान ये बनेगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ करके और वहां से नौकरी के अंदर जाए। एक डिजाइन का इंस्टीट्यूट ये कुरुक्षेत्र के अंदर बन रहा है। सोनीपत में प्लास्टिक इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट ये बन रहा है। पंचकुला में एक फैशन टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट, ये ऐसे बड़े हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनके नाम हैं। हमारे बच्चों को इन इंस्टीट्यूट में दाखिला मिले ताकि वो पढ़ने के लिए आगे बढ़े। हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की। इस बार 4 मेडिकल कॉलेज यानी घोषणा करके हरियाणा के सब जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, और बहुत कम प्रदेश है जिसमें हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। हरियाणा मुझे लगता है पहला प्रदेश बन जाएगा कि हर जिले में मेडिकल हो जाएगा आज के 5 साल के बाद। मेडिकल की सुविधाएं लगभग 2,500 डॉक्टर हर साल जुड़ जाएंगे। फिर हमारी आज जो समस्याएं हैं कि PHC CHC में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अब डॉक्टरों की कमी है, मैं मानता हूं। डॉक्टरों के साथ साथ पैरामेडिकल के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी हम नर्सिंग कॉलेजेस खोल रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजेस जहां हॉस्पिटल बड़े हैं वहां सब जगह हम खोल रहे हैं। हर जिला केंद्र पर 200 बेड का हॉस्पिटल जरूर होगा ताकि वहां पर एक नर्सिंग कॉलेज भी साथ हम खोल सकें, ये हमने घोषणा कर दी। एक बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे का, रेल कोच फैक्ट्री जो आपके इस लोकसभा क्षेत्र में ही सोनीपत में बनने जा रही है, उसका बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है। और वहां प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन उसको भी बहुत जल्दी फुल स्विंग में अपना जो काम करना वो शुरू कर देंगे। हम लोगों ने 20 किलोमीटर दायरे में एक कॉलेज खुलेगा, इस काम को पूरा कर दिया है। कोई भी 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर है, और आज भी मैं कहता हूं अगर कहीं 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज नहीं है उसको जरूर आपको जानकारी दें, हम उसमें कॉलेज खोलेंगे। कोई हमारी बेटी पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा उसको दूर ना जाना पड़े, क्योंकि 20 किलोमीटर का मतलब 10 किलोमीटर इधर भी कॉलेज है, 10 इधर भी कॉलेज है, कहीं भी जा सकते हैं। लोग कहते हैं प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। हमने कहा जो हमारे गरीब परिवार हैं उनकी बच्चियां, वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज में भी उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उनको प्राइवेट कॉलेज में पैसा नहीं देना पड़ेगा। उनके लिए ऐसा ही प्राइवेट ऐसा ही सरकारी, इसकी चिंता मत करना। हमने हर गांव को लाल डोरा मुक्त किया है। लोगों के पास मकान तो अपना था, लेकिन मकान के कागज नहीं होते थे। मेरा हमने लाल डोरा मुक्त करने के बाद उनके हाथ में रजिस्ट्री पकड़ा दी। आप उसके मालिक हो गए हो, सीना चौड़ा कर सकते हो कि मैं इस मकान का मालिक हूं। कोई झगड़े खत्म हो जाएंगे पड़ोसी के, गाली नली के, गाल के और नाली के, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। उस पर हम लोन ले सकते हैं बैंक से, उसको ठीक से बेचेंगे तो कीमत ज्यादा मिलेगी, नहीं तो चौड़े सीना करके कहेंगे तो ये मकान मेरा है।
आज तक तो ये कह नहीं सकते थे। तो ये पहले हरियाणा ने शुरू किया, आज सारे देश भर के प्रांतों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। महाग्राम योजना हमने बनाई, हमारा गांव जगमग गांव, हर गांव में 24 घंटे बिजली। हमारे पावर मिनिस्टर बैठे हैं यहाँ, मुझे बता रहे थे कि 6300 में से 5600 गांव में 24 घंटे बिजली जानी शुरू हो गई है और बाकी 700 गांव में भी इस साल में सब गांव में कंप्लीट कर देंगे। हर एक गांव में 24 घंटे बिजली। कभी हरियाणा की जनता सोच नहीं सकती थी। घोषणा तो चौधरी बंसीलाल जी ने भी की थी, लेकिन 150 गांव से ऊपर बढ़ नहीं सके थे वो 24 घंटे में। हमने लोगों के सामने झोली फैलाई कि लोग बिल देना शुरू करें। लोगों ने बिल देने शुरू किए, पैसे का कोई कठिनाई नहीं रही। डिपार्टमेंट ने कहा कि अब हम घाटे में भी नहीं रहेंगे और हर गांव में बिजली 24 घंटे देने का हम काम करेंगे, और वो किया है। मैं पावर मिनिस्टर को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, हमारी जो पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, इनको हमने बहुत स्वतंत्रता दी है, ऑटोनोमस ये बनाया है कि अब आपको हर काम के लिए चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है। आपकी वहीं लोकल जिले में व्यवस्था होगी। कोई भी काम गांव से कोई आदमी आके आपको देता है तो आप अपने आप उसको पाएंगे। ग्राम पंचायत की और नगर पालिकाओं की देती वो उन 226 करोड़ में नहीं है, उसके अलावा है। और उसके अलावा जितना खेलते रहते, ये फाइल नहीं खेलने देंगे। हम कहेंगे लोकल लेवल पर ही काम कराओ। हाँ, लोकल लेवल पर कराने का एक दोष, जो बड़ा दोष रहता है, वो है भ्रष्टाचार का। मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूं, इस भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिए हमने नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं। अब नट बोल्ट टाइट करने के बाद गलती से भी कोई कर बैठेगा, भ्रष्टाचारी बना दी है अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हाई पावर कमेटी बनाई, वो भी हर महीने में पूरे प्रदेश के सब संस्थाओं का मूल्यांकन करेंगे कि कहीं भ्रष्टाचार है तो नहीं है, तो फिर उसको दूर करना और जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी नकेल उनको कसना, ये काम वो कराएंगे। और दूसरा जो विषय महत्वपूर्ण है, अब हमने एक नई व्यवस्था बनाई है। वो नई व्यवस्था है परिवार पहचान पत्र। उस परिवार पहचान पत्र में सबके बन गए होंगे, लगभग 68 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे परिवार होंगे। 68 लाख परिवार लगभग 2,70,00,000 सदस्य नागरिक उसके अंदर दर्ज है। उनकी अब बाकी चीजों के साथ साथ इनकम की वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, और इनकम वेरिफिकेशन में अब सबसे पहला लाभ उसी को देंगे जो सबसे ज्यादा गरीब है। योजनाएं तो पहले भी थी, सरकार घोषणा करती थी, घोषणा करने के बाद गरीब आदमी जिसके लिए होती थी वो तो बेचारा पहुंच नहीं पाता था, और जो थोड़ा चुस्त चालाक है, दबंग है, वो दौड़ करके जाके ले आता था, इनको धक्के मार देता था, कोड़ी मार देता था, और गलत झूठी एफिडेविट देके, झूठी सूचना दे करके और वो ले आता था। गरीब को फिर भी नहीं मिलता था। हमने कहा नहीं, हम एक एक परिवार की पहचान करेंगे, आखिरी परिवार तक जाएंगे, गरीब को घर से बुलाएंगे, मेले लगाएंगे। हमने अभी अंत्योदय मेले लगाए हैं, लगभग 250 मेले हमारे लगे हैं। 1,80,000 लोगों को हमने योजनाओं के ऊपर टिक कर दिया कि अप्रूव करो, इनकी मदद करो, पैसे दिलाओ, सब करो। आज भी आपके सामने अंत्योदय के नाते से कितने 20 परिवार कितने ले गए, ऐसे लगभग 30 परिवार जो हैं सम्मानित किया है। बैंक की राशि किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 50,000। किसी ने कहा मैं नाई की दुकान बनाऊंगा, किसी ने कहा मैं खाती की अच्छी दुकान बनाऊंगा, किसी ने कहा मैं भैंस खरीदूंगा, किसी ने कहा गाय खरीदूंगा। तो जो करना है अपनी आय बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। 1 लाख से नीचे के जो परिवार हैं वो सब, वैसे तो सारा समाज वो मेरा है, मेरा ये परिवार है, लेकिन इसमें भी जैसे घर में जो कोई कमजोर होता है उस पर माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले मेरा काम है कि 1 लाख रुपए से नीचे वाले परिवार, इनको ध्यान करना, उनकी आय सबकी 1,80,000 से ऊपर करना। सबकी 1,80,000 से ऊपर साल की आमदनी ये होनी चाहिए। क्या होता है 15,000? कुछ नहीं होता, घर का गुजारा बड़ा मुश्किल होता है। तो हम भी संकल्प लें कि हमारे आसपास पड़ोस में अगर साल के 1 लाख यानी 8,000 रुपये महीना इससे कम आमदनी वाला कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी मदद करके मैं कैसे 1,80,000 से ऊपर पहुंचाऊं। ये खाली सरकार का काम नहीं है,
भाइयों बहनों सारे समाज का काम भी, हम भी अपने पड़ोसी की मदद करें, अपना कोई गरीब रिश्तेदार है उसकी मदद करें, कोई कौमी भाई है गरीब उसकी मदद करें। सत्ता और सेवा इसको मिला के चलना है, सत्ता भोगने के लिए नहीं है। कांग्रेस के लोग ऐसे ही करते थे कि सत्ता मिल गई कैसे भोगा जाए, लेकिन हम सत्ता मिली है तो कैसे सेवा का साधन बनाया जाए। प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक बनकर के आगे बढ़े हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य सेवक बनकर के आपके बीच में आया है। सबकी सेवा करना ये हमारा धर्म, ये हमारा धर्म। तो भाई मैंने बताने के लायक मेरे पास बहुत कुछ है। हमने जो ऐसे परिवार गरीब है लेकिन उनका येलो कार्ड, पीला कार्ड ये नहीं बना, बीपीएल का कार्ड नहीं बना, वो भी जो इस समय पहचान में आए हैं, अभी तक लगभग 26,000 परिवार ऐसे हैं जो पहचान में आ चुके हैं कि जिनका पीला कार्ड नहीं है, बनना चाहिए। अब उनको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, हम ही उनको घर बैठे, जैसे आज को लोगों को पीला कार्ड बना के दिया, इन्होंने फार्म नहीं भरा होगा, ये कहीं गए नहीं होंगे। हमारे हिसाब से हमें 1 लाख से 1,80,000 से नीचे थे, हमने इनके कार्ड बनाए, इनको दे दिए। और भी जो पहचान में आएंगे उनको सबको पीला कार्ड घर बैठे मिलेगा। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन हमने हर एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म तिथि उसके अंदर दर्ज कर ली, कंप्यूटर के सिस्टम में डाल दिया कि जिस दिन वो 60 साल का होगा उसके 1 महीने पहले हमारा आदमी उस घर में चला जाएगा कि भाई तुम 59 साल 11 महीने के हो गए हो, महीने बाद 60 साल के हो जाओगे, पेंशन बनवानी है क्या? वो कहेगा हाँ बनवानी है। तो अगर उसकी आमदन 2 लाख रुपए से नीचे है तो तुरंत टिक कर देंगे और उसकी पेंशन बन जाएगी, अगले महीने बैंक में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। अब धक्के खाने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारे काम गरीब परिवारों के, ये जो आज टेक्निकल आईटी का जमाना आया है, कंप्यूटर के नाते से लोग पहले शुरू में कहते थे आपने सब चीजें कंप्यूटर में डाल दी है, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, किसान के लिए भी पोर्टल, महिलाओं के लिए भी पोर्टल, बच्चों के लिए पोर्टल। उस समय तो ये नहीं पता लगता था इस पोर्टल की कितनी आसानी हो जाएगी। आज किसी की भी कोई समस्या है, किसी की कोई शिकायत है, हमको पोर्टल पर डालकर भेज दीजिए, जरूर उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और जिनका हल नहीं निकलेगा हम उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को पकड़ लेंगे कि टाइम से इनका समाधान क्यों नहीं, इनका जो समाधान हुआ है। एक राइट टू सर्विस एक्ट है। राइट टू सर्विस एक्ट में अधिकारियों को बताया जाता है कि आपके पास ये काम आया है, आपको 15 दिन में पूरा करना है, या किसी काम को 1 महीने में करना है। पहले तो काम करते नहीं थे, पीछे लगे रहो, उनके चक्कर काटते रहो, वो सुनते नहीं थे। हमने कहा कोई बात नहीं, मत सुनो बच्चों, अब जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारे हाथ से काम अपने आप निकल जाएगा। फिर तुम्हारा कोई लालच अगर होगा मेरे पास आए और 50 रुपया दे तो मैं काम करूं। अब देखो भाई संभल के, मेरी बात सुन के ज्यादा गर्मी आ गई, गर्मी से है लेकिन अच्छा है बात, अगर आपको अच्छी लग रही है और उसमें आप संतुलन आपका बिगड़े नहीं, जरा ठीक रहो। तो मित्रों अब 15 दिन बाद उसने काम नहीं किया तो फाइल उसके हाथ में नहीं रहेगी, ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी। उसके पास भी 15 दिन है, वो अगर 15 दिन में फिर नहीं करेगा तो फाइल और तीसरे अधिकारी के पास चली जाएगी, उसके पास भी 15 दिन है, वो भी नहीं करेगा तो 45 दिन के बाद अपने आप वो फाइल, जो राइट टू सर्विस कमीशन है, कमीशन बनाया हुआ अलग से, सरकार से अलग, ये उसके बाद चली जाएगी और वो इन तीनों के ऊपर इसका दोष ज्यादा है उसके ऊपर फाइन लगाएगा, उसको वार्निंग देगा कि आगे ये गलती वो न करे। तो इस पोर्टल का नाम रखा आस, सबकी आस बंधी रहे काम के प्रति, कोई निराश मत होना। क्योंकि तकलीफें क्या होती हैं मुझे पता है। मैं भी एक गांव में, रोहतक जिले का एक छोटा गांव मेरा जन्म हुआ, एक छोटे गांव में 5वीं की पढ़ाई हुई, दूसरे छोटे गांव में 10वीं की पढ़ाई हुई, 2 साल रोहतक की पढ़ाई हुई। पिताजी खेती करते थे, छोटे से यानी किसान थे, उनके साथ मिलकर काम करते थे। घर की तकलीफें क्या होती हैं ये हमको रोजमर्रा की बातों से जानकारी हो जाती है। तब भी सोचते थे कि सिस्टम क्यों नहीं बनता। ये हमारे टीचर
जाते रहते थे चंडीगढ़ के चक्कर, मैं बदली करा के लाऊंगा, बदली करा के लाऊंगा, धक्के खाते रहते थे। किसी की सिफारिश होती थी, कोई पैसे दे के आता था, लेकिन जब बदली हो भी जाए, घर पहुंचता था तो आने से पहले, घर पहुंचने से पहले पीछे पीछे से और कोई आदमी गया और बदली को उल्टी करा लाता था। उसको समझ नहीं आता था क्या हुआ, टाइम गया, पैसा गया, खर्चा गया, लेकिन बहुत मुश्किल में थे अध्यापक। हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज लगभग 95% टीचर वो प्रसन्न है कि बहुत अच्छा बना, कर्मचारी सब खुश है। पिछले भाइयों बहनों, मैं इन कामों के बारे में बताता रहूंगा, मुझे लगता है घंटा और लग जाएगा। इसलिए हमने हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे हेल्थ का काम हो, चाहे युवा हो, चाहे खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों में भी हमने इतने पदक लेने शुरू किए हैं जो किसी और प्रदेश में नहीं आते हैं। और इनाम भी इस एक पिछले साल में हमने इनाम की राशि 52 करोड़ रुपया दी है। सर्वाधिक इनाम देने वाली हरियाणा स्टेट है, आपकी स्टेट है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाएंगे। नौकरी के लिए भी जो मेडल लेके आते हैं उनको हम नौकरी देते हैं। पिछले दिनों में थोड़ी समस्या हो गई थी कि क्लास सी के लोगों को हमने 3% कोटे के बजाय कहा कि मेडल लेके आएंगे उनको देंगे, लेकिन वह मेडल कम आते थे, 3% संख्या ज्यादा होती थी। हमें को लगा कि इनकी संख्या कम ना हो जाए, तो हमने 3% मेडल मिला करके 3% वो भी लागू कर दिया, जब आपको 500 साढ़े 500 नौकरी हर साल मिला करेंगे। इसलिए खिलाड़ियों के प्रति भी हमारी जो सोच है कि अधिक से अधिक वो अपनी परफॉर्मेंस करें और जाकर के लेकर के आए। मेरे भाइयों, बहुत कुछ बताने को है, लेकिन आपने चूंकि इतनी बात सुनने के बाद आखिर इंतजार तो आपको वही है कि हमारे इलाके के जो नेता बोले हैं उनकी तो बात आपने कही नहीं। अब मैं आखिर में उन्हीं बातों को दोहरा देता हूँ जिसकी इंतजार आपको है। सबसे पहले सफीदों में हमारे गर्ग साहब हैं, क्या नाम है, डॉक्टर टीसी गर्ग है। वैसे वो सरकारी अधिकारी रहे हैं। हर बार जब वो आता था मैं तो मुझे मिलते थे, कहने लगे भाई कुछ नर्सिंग कॉलेज, कोई पैरामेडिक्स का कॉलेज एक जरूर बना के जाओ। आज भी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, चल नहीं सकते, दिल्ली से स्पेशल आ गए। सेवा का भाव मन में देखो कितना है, यानी फिजिकली वो एक प्रकार से अब कुर्सी पर ही चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सफीदों में देखे जाना। मैंने अब घोषणा कर रहा हूँ, मैंने डिपार्टमेंट से तो नहीं पूछा था, लेकिन संकल्प है डिपार्टमेंट कोई भी अड़चन आएगा उसको दूर कराऊंगा। तो पैरामेडिक्स का एक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अलावा 50 बेड का एक कॉलेज यहाँ हम खोल के देंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग मिले और उनको सहायता मिले। इसी प्रकार यहाँ ये जो पोल्ट्री का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। पोल्ट्री वालों ने भी बहुत सी मुझे बातें लिख के दी, हमारे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। साइंटिफिक काम है, कुछ लैब खोलने की बात है, कुछ कमेटी बनाने की बात है, कोई मार्केट बनाने की बात है, उनकी कैसे बिक्री ज्यादा हो। तो हमने अभी ये विचार किया है कि एक एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारी के नीचे एक हम कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी जितने भी पॉलिसीज है जो इनको इंसेंटिवाइज भी करेंगे, क्योंकि हमारे अच्छा बड़ा बिजनेस है यहाँ का। बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ, लगभग जिले के 50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ पोल्ट्री में। तो ये बिजनेस और आगे कैसे बढ़े। भले ही हम वेजिटेरियन लोग हैं, हम खुद नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस के नाते, काम करने के नाते तो अच्छा बिजनेस है। दुनिया में कहीं भी ये अंडा भेजते होंगे, चूजे भेजते होंगे, मुर्गे मुर्गी भेजते होंगे, लेकिन इनका बिजनेस अच्छा चले। तो एक कमेटी हमने इसके लिए घोषणा कर दी है कि उस कमेटी को बना के इनकी समस्याओं का हल करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग एक भवन, ढाकल उठाना, इन दोनों को भी हमने जो मांग है इसको पूरा किया। 2 स्कूलों की, एक नरवाना का, एक जींद का, जिसको अपग्रेड करना है, बल्कि तीसरा है सफीदों का लुधियाना, इसको भी 3 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए ये मंजूरी हमने दे दी। हेल्थ की, स्वास्थ्य विभाग की 2 हैं, गणोदा कला में PHC का CHC का दर्जा बनाना और बुटानी में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का निर्माण कराना, ये दोनों भी मंजूर कर दिए हैं। लगभग 7.5 करोड़ रुपए का इसका खर्चा आएगा। ऐसे ही मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें, अगर मैं एक एक सड़क का नाम लेने लगूंगा तो इतनी सारी डिमांड्स है, इस पर टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये सारी जो, चाहे तो नई बनाने वाली है, चाहे उसको चौड़ा करने की बात है, और चाहे उसको मुरम्मत करने की बात है, ऐसी कुल मिलाकर ये है 46 सड़कें।
जो सभी विधानसभाओं की डिमांड मेरे पास आई हुई है, चाहे वो सफेदो है, कहीं नरवाना है, जुलाड़ा है, जहां सभी डिमांड आई है, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए 54.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। 40 की 40 सड़कें, जिसकी लिस्ट डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच जाएगी। संबंधित जो अधिकारी नेता वो डिप्टी कमिश्नर साहब से कौन कौन सी सड़क है वो वहां जाकर ले लेंगे, क्योंकि अगर अखबार में निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ 46 का नाम पढ़ना ये बहुत लंबा हो जाएगा, और कई सड़कें तो छोटी छोटी हैं, कई कुछ बड़ी हैं। ऐसे ही इरिगेशन के कुछ काम हैं, ये थोड़े बड़े काम भी हैं। रिवाटलिंग, मोना सब माइनर, फिर रोजला माइनर, मोरखी माइनर, रामनगर सब माइनर, गंगोली माइनर, एचरा खुर्द माइनर, बम्बेवा ड्रेन, हांसी ब्रांच, सभी तो नगर क्षेत्र, तीर्थ के पास हांसी ब्रांच का घाट, सिंह बहादुरपुर ड्रेन, गांव सरना खेड़ी, गुटाना ब्रांच, हांसी ब्रांच, गुटाना ब्रांच। तो ऐसे कुल मिलाकर ये भी 15 प्रोजेक्ट हैं, और इन 15 प्रोजेक्ट के ऊपर भी 33 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्च ये मंजूर किया जाता है। एक जींद का बड़ा काम है, गांव दालावाड़ा, बोतवाड़ा, खोखरी, हैबतपुर, मांडो, निर्जर, पिंडारा, इसका जो पेयजल है, इसके लिए क्लस्टर परियोजना ये मंजूर हुई है, तो इसके लिए भी 19.5 करोड़ रुपया इसकी मंजूरी की जाती है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें, एक सफेदो रेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण है, 10 करोड़ रुपया। फिर सड़कें कुछ चौड़ा करने की बात है, कुछ विशेष मरम्मत की बात है। ये भी कुल मिला के संख्या में ज्यादा होने के कारण से इनकी संख्या 22 की संख्या है ये, लेकिन सड़कों का काम है, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, तो 111 करोड़ रुपए इन पर खर्च आएगा। जो बड़ी बड़ी हैं 10 करोड़ से ऊपर का काम, जैसे एक मैंने बता दिया रेस्ट हाउस का, इसी प्रकार से 2 करोड़ 3 करोड़, एक ये 56 करोड़ का काम है सफेदो जींद रोड, 7 मीटर से 10 मीटर करना। सफेदो से जींद रोड जो है भिड़ी सड़क है, मैं कई बार गया हूँ, थोड़ा एक्सीडेंट के खतरे भी रहते हैं, तो ये जो सड़क है अब जितनी 7 मीटर है, इसको 10 मीटर चौड़ा कर देंगे, ताकि इस पर भी लगभग 57 करोड़ रुपया में से इसी पर लगेगा। 3 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, बाकी सब 10 करोड़ से कम है, लेकिन कुल मिला के 111 करोड़ रुपए के जो 22 सड़कें हैं ये उसमें और बनेंगी। तो मित्रों, ऐसे कुल 92 ये कार्यक्रम की घोषणा मैंने की है, 92 प्रोजेक्ट हैं, और इनकी कुल जो राशि है 226 करोड़ 65 लाख। इसमें नर्सिंग कॉलेज का वो अलग है, अब उस पर पता नहीं 20 करोड़ लगे या 30 करोड़ लगे, वो क्योंकि मैंने अपने आप ही यहाँ हमारे गर्ग साहब के आग्रह पर मैंने जोड़ा है, और मुझे लगता है कोई कठिनाई होगी तो उसको मैं दूर कराऊंगा। एक वो मेडिकल कॉलेज और भी है। इसके अलावा भी कुछ काम हमारे बच्चन सिंह आर्य जी ने दिए, हमारे पदाधिकारियों ने दिए, पूर्व मंत्रियों ने दिए, कुछ डॉक्टर मिड्डा जी ने भी दिए हैं, हमारे सांसद महोदय ने भी दिए हैं, कुछ तो इसमें आ गए हैं, लेकिन सब नहीं आए हैं। जो अभी अभी दिए गए हैं उन सब का मैं फिजिकल जो उसकी वेरिफिकेशन है फिजिबिलिटी की वो कराऊंगा। पैसा कितना ही लग जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमने इस बार भी 1,77,000 करोड़ रुपए का अपना बजट बनाया है, और मुझे लगता है पंजाब वाले भी बजट पेश करेंगे, शायद पंजाब से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि पंजाब तो कर्ज में डूब चुका है। पंजाब के लोग जिस प्रकार का ये हो हल्ला करने लग रहे हैं, इस पर भी मुझे जरूर 2 मिनट बात करनी है। यानी हम पंजाब को बड़ा भाई मानते हैं, और बड़े भाई का एक फर्ज होता है कि छोटे भाई को कहीं उल्टा सीधा उसका व्यवहार न कराए। बड़े भाई का सम्मान तभी तक है जब तक छोटे भाई के हित की भी चिंता करे, लेकिन अगर छोटे भाई को आंख दिखाने लग जाए तो छोटे भाई की भी लिमिट नहीं है। फिर छोटा भाई उसके बदले क्या करेगा इसको भूलना नहीं चाहिए उनको। उन्होंने जो ये भूल करके 2 दिन पहले प्रस्ताव पारित किया, क्या कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ को लेगा, चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। अरे मैंने कहा SYL कहां गई? जिस SYL के कारण से आपने
पानी पंजाब ने बड़े भाई के नाते रोका। अब ये ठीक है, बड़े भाई पर शासन करने वाला दूसरा कोई आ गया, लेकिन शासन करने वाला एक तरफ तो पानी रोकता है और दूसरी तरफ दिल्ली में पानी मांगता है। यानी अगर रोकेगा तो मिलेगा कैसे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का पानी हरियाणा को दे दो, तो पहले उसको हरियाणा की पानी की बात पूरी करनी पड़ेगी, फिर मांगनी पड़ेगी, बाकी विषय बाद में विचार करेंगे। हमारे हिंदी भाषी इलाका कितना बड़ा, 400 से ऊपर गांव। कई कमिश्नरों ने कहा है कि हिंदी भाषी सारा इलाका हरियाणा को मिलना चाहिए, पहले हरियाणा को 400 कुछ गांव है वो दे, तब कोई और बात आगे करें। इसलिए ऐसी आधी अधूरी बात करके ये बरगलाए नहीं, को भ्रम में न डाले, बल्कि मैं तो एक और तरीके से सोचता हूं कि शासन में आते ही इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि जो एक इस प्रकार का कंट्रोवर्शियल मामला है, विरोधाभासी विषय है, इससे पहले वो अपने रेजोल्यूशन पास करेंगे विधानसभा में, कोई राजनीतिक कारण तो उसका लगता नहीं है। हाँ, एक जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बहकावे में आ गए हैं, और जिन हमें आधा उत्तर प्रदेश को मिलता है, उसमें भी आगे राजस्थान का हिस्सा, दिल्ली का हिस्सा, कईयों का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास नदी है ही नहीं कोई। सतलुज, व्यास, रावी, तीनों नदियां ये जो है पंजाब के पास है, दे दे, आगे की बात तब करेंगे। भाई बहनों, आप सभी के लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने इतनी शांति से मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी बुजुर्गों, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।